आइए बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग और आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर बेटा आपको ग्रुप 1 में भी पढ़ना है, आपको साथ साथ इसके अलावा बेटा ग्रुप 2 में भी पढ़ना है और प्लस फाइनल में भी पढ़ना है। तो इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होगी और आपके सीएम में बनने तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और मजे की बात, कोई सा भी एग्जाम दो, इंटर में ग्रुप 1 का दो, 2 का दो, फाइनल का दो, यहां से क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। क्वेश्चन जो है बेटा वो कंपलसरी है, यानी आपको यहां से बेटा कम से कम भी 10 से 12 नंबर का पेपर इसी चैप्टर से होता है। तो चाहे आप ग्रुप 1 इंटर में दे दो, इंटर में ग्रुप 2 का एग्जाम दे दो, फाइनल में दे दो, 10 से 12 नंबर का यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर बेटा ये चैप्टर यहां पे वीक हो गया तो आगे जाके इसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बेटा। आपके ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, फिर ऐसे ही 2 और 3 आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि 1 का बेस आपका जो यहाँ पढ़ोगे वो 2 में काम आएगा और 2 में जो पढ़ोगे वो बेस बनेगा ग्रुप 3 के लिए, फाइनल के लिए बेटा। तो आपको किसी भी लेवल के ऊपर इस चैप्टर को कमजोर नहीं छोड़ना है। और आप सभी जो बच्चे सीएमए कर रहे हो, सीएमए वाले बच्चों की जो जिंदगी है बेटा, जो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और वो कॉस्टिंग की फील्ड में ही काम कर रहे हैं, जो सीएम में हमारे किस में काम कर रहे हैं बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे तो बेटा आपके जो सबसे ज़्यादा चैप्टर यूज होंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, एक आपको दिखेगा बजटरी कंट्रोल और एक आपको दिखेगा बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आपकी मेन दुनिया है बेटा प्रैक्टिकल लाइफ की। और थियोरेटिकल लाइफ की बात करूं तो तीनों ही चैप्टर ग्रुप 1 से स्टार्ट होंगे, फाइनल तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। बजट, मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेटा। तो इन सभी चैप्टर्स पे बेटा आपको कमांड करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको फिर ग्रुप 2 में और फाइनल के अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा टर्म आती है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो हमने फर्स्ट हेडिंग लगाया यहां पे, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, क्या है बेटा मार्जिनल कॉस्ट, कोई बताएगा। आपने बेटा मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ा, फिर अभी फाउंडेशन में पढ़ा और अब दोबारा इंटर में। तो बेटा आपने स्कूल में भी पढ़ा, फाउंडेशन में भी पढ़ा है, कहां पे पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था। तो बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर मार्जिनल कॉस्ट की क्या डेफिनेशन दी हुई है, चेंज इन, चलिए आपकी जो इकोनॉमिक्स है बेटा वो कहती है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो टोटल कॉस्ट में चेंज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स ने क्या बोला बेटा,
एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लो पहले मेरी कंपनी में नॉर्मली 10,000 यूनिट बनती थी और मेरी जो टोटल कॉस्ट आती थी बेटा, इस 10,000 यूनिट को बनाने में टोटल कॉस्ट आती थी कितनी, 1 लाख रुपए। नॉर्मली हमारी कंपनी में कितना बनता है बेटा, 10,000 यूनिट, और कॉस्ट कितनी आती है, 1 लाख की। अब बेटा इस कंपनी ने क्या करा, करंट ईयर में 10,001 यूनिट प्रोड्यूस कर दी। करंट ईयर में कितना प्रोड्यूस कर दिया, 10,001 यूनिट। और इसने देखा इसकी जो टोटल कॉस्ट है अब वो आ रही है बेटा 1,06 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1,06 रुपीज। तो बेटा यहां से देखो, अभी तक 10,000 बना रहे थे, बट करंट ईयर में कितना बना दिया, 10,001 यूनिट। तो यहां पर 1 यूनिट हमने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दी, और इस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से हमारी कॉस्ट में कितने का चेंज आया, 6 रुपीज का। तो इकोनॉमिक्स कहती है बेटा, जो हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो कहती है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो टोटल कॉस्ट में चेंज हो रहा है, दैट इज ये 6 रुपीज, इसी को क्या बोला जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। इसी को क्या बोला जाएगा बेटा, मार्जिनल कॉस्ट। ये तो बात हो गई बेटा इकोनॉमिक्स की। क्या बेटा हम आज की क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या कहती है बेटा, कॉस्टिंग कहती है कि हम आपको क्या सिखाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। कॉस्टिंग के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो यहां पर कॉस्टिंग कहती है कि अगर हमने एक एडिशनल यूनिट बनाई है तो इस एडिशनल यूनिट को बनाने की वजह से कंपनी को जो भी कॉस्ट बियर करनी पड़ी है या जो भी कॉस्ट इंकर करनी पड़ी है वही कंपनी की क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहां पर बेटा कंपनी ने जब एक एडिशनल यूनिट बनाया तो कंपनी को कितना कॉस्ट बियर करना पड़ा, 6 रुपए का। तो कंपनी के लिए यही 6 रुपए क्या है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ने यही बात बोली जो इकोनॉमिक्स ने बोली थी, बट लैंग्वेज क्या कर दी, चेंज कर दी। इकोनॉमिक्स कह रहा है हमारा कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो टोटल कॉस्ट में चेंज हो रहा है वो हमारी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। और कॉस्ट अकाउंटिंग ने अपनी लैंग्वेज में बोला कि हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है बेटा, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो कॉस्टिंग ने अपनी लैंग्वेज में बताया कि अगर कंपनी एक एडिशनल यूनिट बनाएगी तो उस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी कंपनी को कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी वो सारी कॉस्ट कंपनी के लिए क्या बन जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर बेटा कंपनी ने एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट इंकर करी, 6 रुपीज। तो बेटा ये 6 रुपीज ही क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो अगर हमसे कोई पूछे मार्जिनल कॉस्ट क्या है तो हम यहां डिफाइन कर सकते हैं, it is the cost of producing one extra unit. It is the cost of producing one extra unit. एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कंपनी कॉस्ट इंकर करेगी वो टोटल कॉस्ट ही कंपनी के लिए क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बेटा, हमारी कंपनी में ये बेटा ये एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस हुई और इस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी ने कितना अमाउंट, कितनी कॉस्ट इंकर्ड करी बेटा, 6 रुपीज की। तो ये 6 रुपीज हमारे लिए क्या बना, मार्जिनल कॉस्ट। अब आप मुझे बताओ बेटा ये जो कंपनी ने 6 रुपीज इंकर्ड करे हैं बेटा, ये 6 रुपीज हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट होगी, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। इसको बोला जाता है बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, सेमी वेरिएबल, जिसमें एक पार्ट वेरिएबल है और एक पार्ट क्या है, फिक्स्ड है। सेमी का मतलब आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा हुआ है, सेमी का मतलब क्या पढ़ा था,
सर हमने हाफ पढ़ा था बेटा। चलिए आपको जब आपको कॉस्ट की डेफिनेशन जब पढ़ाऊंगा तो बेटा आपको पता लगेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सेमी का मीनिंग हाफ नहीं होता, एक पोर्शन होता है। एक पोर्शन वेरिएबल होगा और दूसरा पोर्शन फिक्स होगा। चलिए एक एग्जांपल से मैं समझा भी देता हूं। मेरे पास बेटा मान लो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है कितने का, 10,000 का। मेरी लेबर ने आई और मेरी लेबर ने इस मटेरियल के ऊपर क्या स्टार्ट कर दिया, वर्क। अब मेरी जब लेबर 100% अपना वर्क कंप्लीट कर देगी तो ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किस में, फिनिश गुड्स में। बट मेरी लेबर ने बेटा वर्क कंप्लीट करा कितना, 98%। तो बताओ बेटा ये जो रॉ मटेरियल है, जब मेरी लेबर ने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दिया तो क्या ये रॉ मटेरियल रहा, नहीं। अब रॉ मटेरियल तो नहीं रहा। अब जब मेरी लेबर 100% वर्क कंप्लीट कर देगी तब ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा किसमें, फिनिश गुड्स में। क्या मेरी लेबर ने बेटा 100% वर्क कर दिया, नहीं। कितना करा है, 98%। तो क्या फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो सकता है, नहीं। तो बेटा ये अभी हमारे लिए क्या है, इनकम्प्लीट गुड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 98 की जगह सिर्फ मेरी लेबर ने अभी तक कितना काम करा है, 5%, तो भी क्या है बेटा, ये क्या है, ये सेमी फिनिश गुड्स, इनकम्प्लीट गुड्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे। तो बेटा अगर आप देखो तो पहले 98% कंप्लीट था, तब भी ये मेरा क्या था, सेमी फिनिश गुड्स। अगर ये 5% है तब भी क्या है, सेमी फिनिश गुड्स। अगर सेमी का मीनिंग आपका हाफ होता है तो इसका मतलब 50% तैयार होना चाहिए था और 50% इनकम्प्लीट। अगर सेमी का मतलब हाफ, बोलते हो कि सर सेमी का मतलब तो हमने हाफ पढ़ा है, तो अगर मैं बोलूं सेमी फिनिश गुड्स तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ही रेडी हुए और हाफ क्या है, इनकम्प्लीट है। तो बेटा अगर मैंने आपको दिखाया 98% भी मेरे गुड्स अगर बन चुके हैं तब भी वो कंप्लीट नहीं है, कहां जाएंगे, सेमी फिनिश गुड्स में। तो इसमें बोला जाएगा एक पोर्शन 98% तो कंप्लीट है बट दूसरा पोर्शन 2% अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑन दी अदर एग्जांपल 5% बेटा यहां पे क्या था, 5% क्या है, कंप्लीट है। तो 5% कंप्लीट है तो भी बेटा ना तो ये रॉ मटेरियल रहा ना फिनिश गुड्स, क्या बन जाएगा ये, सेमी फिनिश गुड्स। तो यहां पे एक पोर्शन 5% कंप्लीट और 95% क्या है, इनकम्प्लीट है बेटा। तो बेटा हमारा सेमी का मतलब हाफ नहीं होता, सेमी का मतलब क्या होगा, एक पोर्शन। एक पोर्शन यहां पर क्या लिखा हुआ है सेमी के आगे, वेरिएबल। तो एक पोर्शन वेरिएबल होगा और दूसरा पोर्शन फिर क्या होगा, फिक्स्ड। यहां पे क्या था, सेमी फिनिश गुड्स। तो सेमी का मतलब एक पोर्शन, एक पोर्शन क्या बन चुका है, फिनिश्ड, यानी कंप्लीट हो गया। तो बैलेंस पोर्शन क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो सेमी का मतलब बेटा हाफ नहीं होता, सेमी का मतलब क्या होता है, एक पोर्शन। अगर सेमी फिनिश गुड्स तो इसका मतलब एक पोर्शन तो क्या है, फिनिश्ड, यानी कंप्लीट हो चुका है और दूसरा पोर्शन अभी कंप्लीट होना है। अब यहां पे लिख दिया सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी का मतलब एक पोर्शन क्या है, वेरिएबल है। तो अनदर पार्ट हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। तो बेटा जहां पर भी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों को दिखाई देंगी तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमी फिनिश या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बेटा क्या बोलेंगे इसे हम, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। तो सेमी का मतलब एक पोर्शन वेरिएबल और दूसरा पोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन बेटा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कंपनी ने बेटा ये जो एक एडिशनल यूनिट बनाई, इस एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए कंपनी ने बेटा कितना पैसा खर्च करा है, 6 रुपए। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। ये 6 रुपए प्योरली वेरिएबल कॉस्ट है, प्योरली फिक्स कॉस्ट है, या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है, हाँ जी हमारी पूजा जी बताएंगी। हाँ जी बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है।
पूजा जी ने बोला सेमी वेरिएबल। हाँ जी बेटा, आप बताइए। वेरिएबल, अच्छा आप बताओ बेटा। 1 मिनट सोच रहे हैं। अच्छा वेरिएबल है। हाँ जी, सेमी। सेमी वालों पे नाम लिखते जाए, वेरिएबल की तो डिमांड ज़्यादा दिख रही है। हाँ जी राघव जी, क्या सेमी के ज़्यादा हो गए क्या अब? लो जी, अंकुश जी भी कह रहे हैं सेमी वेरिएबल। सेमी, अभी तो मेरे को आवाज़ उसकी ज़्यादा आई थी वेरिएबल की, ऐसे ही ज़्यादा नाम लिखने पड़ेंगे अब। वेरिएबल, 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 वेरिएबल। इतना टाइम ढूंढना होता भाई। वेरिएबल, नाम बोले। अंशिका, सेमी वेरिएबल। नाम क्या है? समृद्धि, समृद्धि। वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। नाम क्या है भाई तेरा? सोनू जी। वेरिएबल, 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 वेरिएबल। भाई क्लास में बात करना अलाउड नहीं है। वेरिएबल है। फिनिश गुड्स कौन सी कॉस्ट है भाई? फिक्स कॉस्ट है सारी है। इसका नाम तो बड़े बड़े अक्षरों से लिख दूं। थ्री इडियट में था ना वो दो के नाम जो कहता है इनके सुनहरे अक्षरों से लिखे जाएंगे, फरहान और राजू, ऐसे तेरा नाम लिख दिया हमने। हाँ जी बेटा, वेरिएबल, वेरिएबल, सेमी। नाम नीरज, सेमी, कभी सेमी, वेरिएबल, वेरिएबल। आपकी फर्स्ट क्लास है आज, तो इतनी पीछे के बैठे, आगे आओ ना दोस्त। वेरिएबल। नाम क्या है आपका? विकास। हाँ जी अर्पित जी। हाँ जी, क्या बोला? घर जा बेटा। आइए बेटा, जिसका पढ़ने में ध्यान ना हो इसके साथ ऐसे ही होता है। आइए बेटा, अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। अभी तक मैंने आपको बोला था कि मेरी कंपनी नॉर्मली कितना बना रही है? 10,000 यूनिट। मान लो बेटा 10,000 यूनिट को बनाने के लिए मेरा जो रेंट है ना, जिस प्रीमाइसेस में मैं प्रोडक्शन करता हूं, मेरा रेंट है 1,00,000 रुपए पर मंथ। मेरा जो मशीनों का डेप्रिसिएशन है वो है मान लो 70,000 पर मंथ। तो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,70,000। ये आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर दी तो बेटा उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से क्या लैंडलॉर्ड मुझसे रेंट ज्यादा मांगेगा? रेंट में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या बेटा मेरा जो मशीन का डेप्रिसिएशन है, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर देने से क्या डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर हम मशीन को यूज भी ना करें, सिंगल यूनिट भी ना बनाए, तब भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन कभी भी यूनिट वाइज चार्ज नहीं होता, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है पीरियड वाइज। जितना पीरियड आपने मशीन को यूज करा है, भले ही आपने लेके उसे रख लिया, तो जितना पीरियड वो आपके पास है उतने पीरियड के लिए वो क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। तो डेप्रिसिएशन कभी भी यूनिट वाइज नहीं होता बेटा, किस वाइज होता है? पीरियड वाइज होगा। तो ये भी नहीं लगा, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो हमारी इंकर्ड ही नहीं हो रही।
हमारी फिक्स कॉस्ट तो इंकर्ड ही नहीं हो रही बेटा। अब यहां पे देखो, जिन्होंने बोला सेमी वेरिएबल उनका भी आंसर गलत है। उन्होंने बोला एक पार्ट क्या है वेरिएबल, एक पार्ट फिक्स। फिक्स तो लगना ही नहीं है, तो अपने आप ही ये सारे भी क्या हो गए गलत। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। जब ये एक एडिशनल यूनिट बनाई होगी तो बेटा इसको बनाने के लिए मटेरियल मेरे को बाजार से खरीदना पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा। मान लो बेटा इसको बनाने में मटेरियल लगा कितने का? सर मटेरियल लग रहा है मान लो 2 रुपए का। अब मैं बाजार से 2 रुपए का मटेरियल लेके आ गया और लेबर को बोला इस मटेरियल से क्या बना दो? फिनिश गुड्स। तो जब लेबर अपने एफर्ट डालेगी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में फिनिश गुड्स में, तो बेटा वो अपने एफर्ट के बदले पैसे लेगी या नहीं लेगी? लेगी। तो लेबर अपना चार्जेस लेगा, तो लेबर के चार्जेस है मान लो कितने? 3 रुपए। अब जब लेबर बेटा रॉ मटेरियल पे काम करेगी तो वेरिएबल ओवरहेड लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जब मशीन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी पावर कंज्यूम्ड होगी या नहीं होगी? होगी। तो बेटा हमारे कुछ वेरिएबल ओवरहेड अदर खर्चे भी लगेंगे कितने? 1 रुपए के। तो बेटा यहां से ये जो 6 रुपए की कॉस्ट आई है, ये सारी की सारी मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, ये सारी कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा जो कंपनी ने एक एडिशनल यूनिट बनाई तो उस एडिशनल यूनिट को बनाने में टोटल कॉस्ट जो 6 रुपए आई, जिसे हमने मार्जिनल कॉस्ट बोला, तो जब हमने उसका डिटेल्ड एनालिसिस करा कि ये जो 6 रुपए की मार्जिनल कॉस्ट है इसमें वेरिएबल कितना और फिक्स कितना, तो हमें पता लगा कि एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए जो 6 रुपए की मार्जिनल कॉस्ट है उस कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट तो बिल्कुल भी कंसीडर या इंकर्ड नहीं हुई है। उस एक एडिशनल यूनिट को बनाने में लगी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। उस एक एडिशनल यूनिट को बनाने में लगी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा हमारी ये जो मार्जिनल कॉस्ट है 6 रुपए की, हम कह सकते हैं बेटा ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट है बेटा ये हमारी। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि मार्जिनल कॉस्ट का बेटा दूसरा नाम आ गया हमारे पास, और इन अदर वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स इट इज नथिंग, इट इज नथिंग बट ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट, बट ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। या ये बोल दो वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। तो एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए बेटा वेरिएबल कॉस्ट की जगह क्या लिख देगा? मार्जिनल कॉस्ट। तो आप समझ जाना बेटा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि यहां पर बेटा एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी ने जो 6 रुपए की मार्जिनल कॉस्ट लगाई थी बेटा, ये सारी की सारी मार्जिनल कॉस्ट 6 रुपए की जाकर हमारी क्या निकली बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट ही क्या है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? तो बेटा हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से कंपनी को जो भी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी उसी कॉस्ट को क्या बोला जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। और वो जो कंपनी कॉस्ट बियर कर रही है वो बाय नेचर क्या होगी? प्योरली वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसलिए बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या आ जाएगा बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत? हो गया नोट डाउन? आइए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, सेकंड पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट दूसरा पॉइंट बेटा यहां पे, दूसरा नेक्स्ट हेडिंग हमारा इनकम स्टेटमेंट। लिखिए पहले इनकम स्टेटमेंट क्या है?
सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, जो निकल कर आता है बेटा अमाउंट, उसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। फिर यहां से हम लेस करते हैं बेटा फिक्स्ड कॉस्ट, और हमारा निकल के आ जाएगा बेटा प्रॉफिट। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा बेटा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दो फिक्स कॉस्ट, क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब बेटा इस इनकम स्टेटमेंट में आपने ये नाम सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सारे नाम आपने ऑलरेडी पहले सुने हुए हैं। आपके सामने एक नया नाम आया बेटा यहां पे, कंट्रीब्यूशन। ये नाम किसी ने पहले सुना था? नहीं सर। अब सुनना बेटा, ये कंट्रीब्यूशन है क्या और इसका नाम कंट्रीब्यूशन आखिर क्यों पड़ा? कंट्रीब्यूशन है क्या और इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों पड़ा? बेटा ध्यान से सुनना इस चीज को। मान लो बेटा एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, और वो एक प्रोडक्ट बना रही है, मान लो प्रोडक्ट Y, और इस प्रोडक्ट का बेटा सेलिंग प्राइस है 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपये, कंपनी की फिक्स कॉस्ट है बेटा 1 लाख रुपए, या आप 1 लाख छोड़ो, आप ले लो यहां से 20,000 रुपये, छोटा एग्जाम्पल बनाते हैं। और यहां से सेल्स यूनिट है बेटा हमारी कितनी? मान लो 10,000। हमने एग्जाम्पल लिया बेटा कि हमारी जो XYZ लिमिटेड है वो कौन सा प्रोडक्ट बना रही है? प्रोडक्ट Y, और उसकी कितनी यूनिट सेल करती है? 10,000। किस प्राइस के ऊपर सेल करती है? 10 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6 रुपीज, और फिक्स कॉस्ट हमने ले ली बेटा कितनी? 20,000। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इस कंपनी ने 10,000 यूनिट बेचा है 10 रुपीज के हिसाब से, तो बेटा सेल कितने की हुई? 1 लाख रुपए की। अब बेटा कंपनी ने 10,000 यूनिट सेल करा है, तो बेटा सेल करने से पहले इस कंपनी ने इस 10,000 गुड्स को प्रोड्यूस भी तो करा होगा। क्या बिना गुड्स प्रोड्यूस करे हुए सेल हो सकती है? नहीं। अगर कोई भी कंपनी फिनिश गुड्स सेल कर रही है तो इंप्लाइड है पहले वो गुड्स क्या हुए होंगे? मैन्युफैक्चर्ड हुए होंगे या फिर प्रोड्यूस हुए होंगे। अब बेटा यहां से प्रोड्यूस हुए होंगे, तो प्रोड्यूस करने में क्या लगता है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां से वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी बेटा? 60,000। और हमारा यहां से निकल के आ गया जो अमाउंट, हमने उसको नाम क्या दिया? कंट्रीब्यूशन। इसमें से बेटा हम क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट, और क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। अब मैं आपसे को इसको समझाने से पहले इनकम स्टेटमेंट को कुछ चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। फिक्स्ड कॉस्ट, मान लो मैंने बेटा रेंट ले लिया, सॉरी प्रीमाइसिस रेंट पे ले लिया, कितने में? 1 लाख रुपए पर मंथ पे। मैंने प्रीमाइसिस क्या करा बेटा? रेंट पे ले लिया, और रेंट कितना है? 1 लाख रुपए। अब बेटा रेंट पे लेने के बाद मैं ड्यूरिंग दैट मंथ प्रोडक्शन करूं या ना करूं? बताओ, रेंट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इट मींस रेंट मेरे को दोनों ही केस में क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। मैं पे करूंगा तो बेटा मेरे लिए कॉस्ट है या नहीं है? है। और दोनों ही केस में मेरे को ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, चाहे मैं रेंट पे लेने के बाद प्रीमाइसेस, उस प्रीमाइसेस में प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं। तो रेंट जो मेरी फिक्स कॉस्ट है बेटा, वो दोनों ही ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है? इंकर्ड होगी, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं। बट ऑन दी अदर हैंड बेटा, अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट की, तो अभी आपको बताया था वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल कितने का लग रहा था? 2 रुपए का।
बताया था ऊपर एग्जाम्पल में अभी, ये रहा। मटेरियल कितने का लगा था? 2 रुपए का। लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 6 रुपए। तो अगर मैं यही चीज यहां लिखूं, मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, तो ये टोटल आ जाएगा कितना? 6 रुपए। और ये 6 रुपए मैंने वही लिखा था ऊपर से ही। तो बेटा ये 6 रुपए, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बेटा प्रोडक्शन करता हूं, तो अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मेरे को बाजार से मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, और मटेरियल खरीदने के बाद जब लेबर को बोलूंगा कि उसको कन्वर्ट कर दो फिनिश गुड्स में, तो लेबर अपना एफर्ट लगाएगी और उस एफर्ट के बदले में लेबर हमसे क्या मांगेगी? चार्जेस। जब लेबर काम करेगी तो बेटा अदर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, वेरिएबल ओवरहेड हमारे कंसीडर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो बेटा प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंकर्ड होगी। अगर बेटा मैं अपना प्रोडक्शन ही बंद कर दूं, मैंने सोच लिया कि इस मंथ में मुझे प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करना, तो जब ये डिसाइडेड है कि मेरे को प्रोडक्शन करना ही नहीं है, तो अब आप बताओ, क्या मैं बाजार से मटेरियल खरीदूंगा? नहीं। क्या लेबर को फिनिश गुड्स बनाने के लिए बोलूंगा? नहीं। जब लेबर फिनिश गुड्स नहीं बनाएगी तो वेरिएबल ओवरहेड भी हमारे कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। तो यानी अब हमारी जो है ये जो वेरिएबल कॉस्ट, अगर हमारा नॉट टू प्रोडक्शन हो जाए, नॉट टू प्रोडक्शन, तो ऐसे केस के अंदर बेटा हमारी कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। और जबकि फिक्स कॉस्ट आप प्रोडक्शन करो या ना करो, दोनों ही केस में क्या हो रही थी? इंकर्ड हो रही थी। और वेरिएबल कॉस्ट कब इंकर्ड होगी बेटा? जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो इंकर्ड होगी, और जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी इंकर्ड नहीं होगी। तो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मेरी कंपनी में कितना यूनिट मैंने बनाया होगा? 10,000। क्योंकि 10,000 बनाया होगा तभी तो ये 10,000 मैंने क्या करा होगा? सेल किया होगा। तो सेल करने से पहले मेरी कंपनी में कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ? 10,000। अब प्रोड्यूस हुआ है तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट यानी उसको बनाने में कितना लगा? कितना लगेगा? 60,000 रुपए। ध्यान से समझ लो बेटा, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इंकर्ड कब होगी? जब हम प्रोडक्शन करेंगे। अगर प्रोडक्शन बंद कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी बेटा? 0 हो जाएगी, वो इंकर्ड नहीं होगी। बट ऑन दी अदर हैंड फिक्स कॉस्ट, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे प्रोडक्शन बंद कर दो, फिक्स कॉस्ट तो इंकर्ड होगी ही होगी। तो बेटा अब देखो, अगर मैं प्रोडक्शन नहीं भी कर रहा तब भी तो मेरे को ये फिक्स कॉस्ट इंकर्ड करनी है, बियर करनी है या नहीं करनी? करनी है। अगर मैंने प्रोडक्शन करा तो प्रोडक्शन करने के केस में, ध्यान से बेटा, बेटा नींद आ रही है? सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से। बेटा फिक्स कॉस्ट ये 20,000 रुपए, अब मैं प्रोडक्शन अगर नहीं भी करूंगा तो भी मेरे को क्या करना है? बियर करना है। अब मैंने डिसाइड करा कि ये 20,000 तो मेरे को फिक्स कॉस्ट बियर करनी है, तो चलो खाली बैठ के क्या करेंगे? प्रोडक्शन ही कर लेते हैं। अब जब प्रोडक्शन करने का डिसीजन लिया और अब प्रोडक्शन करने जा रहा हूं, तो बेटा प्रोडक्शन करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। तो बेटा पर यूनिट 6 रुपए के हिसाब से मैंने कितनी यूनिट बनाई? 10,000। तो इस 10,000 यूनिट को बनाने में बेटा मेरी जेब से लगा कितना? 60,000। तो मेरे लिए बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है इसकी? 60,000। 60,000 रुपए लगाकर मैंने 10,000 यूनिट बना ली और उसको बाजार में जाकर कितने का बेच दिया? 1 लाख रुपए में। तो मुझे 40,000 का क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? प्रॉफिट नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए अभी फिक्स कॉस्ट माइनस होना बाकी है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि हमने 60,000 वाली चीज 1 लाख रुपए में बेच दी, तो हमारे को 40,000 रुपए का क्या हो गया? बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? बेनिफिट। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे क्या करते हैं, अपने बर्थडे के ऊपर मार्केट से केक खरीदने की जगह घर पे खुद ही बना लेते हैं, है ना बहुत सारे बच्चे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, मार्केट में देखते हैं केक कितने का है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का, और उन्होंने घर पे ही बना लिया कितने में?
₹200 में। तो बेटा वो क्या कहते हैं, ₹300 का क्या हो गया उन्हें, बेनिफिट्स हो गया बेटा। वो ये नहीं बोलते प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉफिट अगर वो बोलेंगे तो बेटा वो जो आपने माइक्रोवेव ओवन जो यूज करा है, क्या उसका डेप्रिसिएशन माइनस करा? नहीं। हम तो देखते हैं बाजार से सामान लाए थे ₹200 का, उसको हमने अच्छे से मिक्स करके माइक्रोवेव या ओवन में डाल दिया और हमारा केक क्या हो गया, रेडी। तो हम तो देख रहे थे 500 वाली चीज हमारी जेब से कितना लगा बनाने में, ₹200। तो हम कहते ₹300 का क्या हो गया, फायदा हो गया, बेनिफिट हुआ बेटा। हमारे को प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए माइक्रोवेव का भी डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है। तो बेटा यहां से हमें ₹40,000 का क्या हो रहा है बेटा, बेनिफिट। अब देखो मेरी कंपनी है ये XYZ लिमिटेड, मैंने ₹60,000 लगाकर जो गुड्स बनाए थे उसे बाजार में ले जाकर कितने का बेचा, ₹1,00,000 का। 40,000 का मुझे क्या मिला, बेनिफिट मिला। मैंने घर पे लाके वो ₹40,000 रख दिए। बोलो यस और नो? यस सर। अब थोड़े दिन के बाद मेरा लैंडलॉर्ड आया और बोला क्या दो, रेंट। तो अब मैं रेंट कहां से दूंगा बेटा, इस 40,000 से। तो बेटा ये 40,000 अपना योगदान दे रहे हैं टूवर्ड्स द पेमेंट फॉर फिक्स कॉस्ट। तो ये 40,000 ने अपना क्या दिया, योगदान दिया टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। देन कैलकुलेट क्या, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट देने के बाद इसमें से 20,000 लैंडलॉर्ड को देने के बाद मैंने डिटरमाइन कर लिया कि इस वाली सेल से हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। तो बेटा ये 40,000 क्या कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है टुवर्ड्स द पेमेंट फॉर फिक्स कॉस्ट और टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्या दे रहा है बेटा ये 40,000 अपना योगदान। और योगदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा हम, कंट्रीब्यूशन। इसलिए बेटा हमारी कॉस्टिंग के अंदर इस बेनिफिट को नाम को काट के क्या नाम दे दिया गया, कंट्रीब्यूशन। क्योंकि ये 40,000 अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है टुवर्ड्स द पेमेंट फॉर फिक्स कॉस्ट एंड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इस वजह से बेटा बेनिफिट का नाम बदलकर यहां पर क्या किया गया है, कंट्रीब्यूशन कर दिया गया है। तो बेटा आप कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है ये समझ में आया। कैसे निकाला, सेल में से बेटा वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन। अब ये नाम इस 40,000 का कंट्रीब्यूशन क्यों पड़ा ये भी समझ में आ गया। बोलो यस और नो? यस सर। तो हमारे को बेटा अब देखो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट। अब मैं आपसे बेटा यही चीज, ये एग्जांपल आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, जरा ध्यान से देख लो। ये वाली चीज बेटा, ये कॉस्ट अपने ध्यान में रखना, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹10, वेरिएबल कॉस्ट ₹6, फिक्स कॉस्ट 20,000। अब बेटा अगर मान लो कंपनी ने 10,000 की जगह 11,000 यूनिट बनाकर सेल कर दिया, तो बेटा ऐसे केस में हमारा सेल कितना हो जाएगा, 11,000 यूनिट बेचेंगे ₹10 के हिसाब से, तो सेल वैल्यू कितना होगा, 1,10,000। अब 11,000 यूनिट बेचा है तो इंप्लाइड है कि 11,000 यूनिट पहले हमने बनाया भी होगा। अब इस 11,000 यूनिट को बनाने में बेटा ₹6 के हिसाब से कितना लगा होगा, 66,000। अब सेल में से बेटा आप माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट अपना योगदान देगा टुवर्ड्स द पेमेंट फॉर फिक्स कॉस्ट एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसलिए इस 44,000 का नाम क्या दे दिया, कंट्रीब्यूशन। अब बेटा इस कंट्रीब्यूशन में से मेरे पास लैंडलॉर्ड आएगा और रेंट कितना मांगेगा, 20,000 या ज्यादा। वो कह रहा है 20,000 तो तब था जब आप 10,000 यूनिट बना रहे थे, इस मंथ 11,000 बना दी, चलो रेंट बढ़ा कर दो, क्या देंगे, नहीं बेटा फिक्स कॉस्ट अभी भी कितनी, 20,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 24,000। अब ध्यान से देखना बेटा, देखो यहां से पहले हम यहां पर बेच रहे थे 10,000 यूनिट,
और यहां पर हमने कितना बेचा, 11,000 यूनिट। तो बेटा जैसे ही देखो, जैसे ही मैंने सेल बढ़ाया तो मेरा क्या बढ़ गया बेटा, कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान से देख लो बेटा, जैसे जिस ऑप्शन में बेटा कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा उस ऑप्शन का प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हर एक ऑल्टरनेट में क्या रहती है, सेम रहती है। तो बेटा कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। बचपन से पढ़ा है, क्या पढ़ा था, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट। तो बेटा यहां से देख लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कंपनी का फोकस होता है टू मैक्सिमाइज दी कंट्रीब्यूशन। जिस ऑप्शन में कंपनी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा उस ऑप्शन में कंपनी का प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा आएगा। तो यहां पर बेटा कंपनी फोकस अब किस पे करेगी, कंट्रीब्यूशन के ऊपर। जिस ऑप्शन में कंट्रीब्यूशन ज्यादा उस ऑप्शन में प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। यहां तक कोई डाउट बेटा, नहीं। अब देखो बेटा कंट्रीब्यूशन निकालने का जो मैंने आपको तरीका बताया वो तरीका है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान से देखना बेटा, सेल मेरी कितनी है, 1,10,000। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 66,000। तो मैंने इसमें से सेल में से 66,000 माइनस करा तो मेरा ये कंट्रीब्यूशन बेटा 44,000 आया या नहीं आया, आ गया। अब बेटा देखो दो रास्ते होते हैं, एक तो हम कहां आ जाएं, ऊपर से नीचे, और दूसरा रास्ता है कि कंट्रीब्यूशन पे जाना है ना, यहां पहुंचना है बच्चों, हमें यहां पे पहुंचना है। तो दो रास्ते हैं, या तो आप ऊपर से नीचे आ जाओ या फिर आप नीचे से कहां चले जाओ, ऊपर। तो दूसरा रास्ता है बेटा कंट्रीब्यूशन पर पहुंचने का। अब ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर जाना है तो बेटा जब हम इस 24,000 में 20,000 ऐड कर देंगे तभी तो हम ये 44,000 पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं बेटा फिक्स कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट का अमाउंट भी क्या कर दूं, ऐड कर दूं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो भी मैं कहां पर आ जाऊंगा, कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के हमारे पास दो फार्मूले आ गए बेटा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। क्या दोनों मेथड से अलग आंसर आ रहा है या सेम आएगा, सेम आएगा बेटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत बेटा, करिए इसे कॉपी। चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग लगाओ यहां पे, पीवी रेशो। इसकी फुल फॉर्म है बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। पीवी रेशो दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज contribution to sales ratio. It is also called as contribution to sales ratio. अब बेटा आपने 12th के अंदर रेशियो चैप्टर पढ़ा था नहीं पढ़ा था, सर पढ़ा था। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो या आपके वो छोटे सर जो पढ़ाते थे आपको 11th-12th तक के, उन्होंने आपको अच्छे से पढ़ाया हो तो बेटा उन्होंने बताया होगा कि जिस भी रेशो में 2 लगती है उससे पहले वाली टर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और बाद वाली को सेकंड टर्म, बताया था। और फिर आपको बताया होगा इसी से फार्मूला बन जाता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो बेटा यहां से फार्मूला बन जाएगा हमारा, फार्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म है हमारा कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो निकालने का फार्मूला आ गया बेटा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब मन में आया कि सर ये जो पीवी रेशियो है आपने इसका दूसरा नाम लिखा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, और इसी रेशियो से फॉर्मूला निकाल दिया, फॉर्मूला बना दिया। तो सर ये जो पहले वाला नाम था प्रॉफिट वॉल्यूम, सर हमारे को तो कहीं इसमें प्रॉफिट तो दिखाई दिया ही नहीं। ये जो इसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम, क्या सर इसमें कहीं हमारे को प्रॉफिट तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम जो बता रहा है प्रॉफिट अमाउंट, ये तो कहीं प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा, अमाउंट तो छोड़ो। तो सर इसका नाम पीवी रेशियो क्यों रखा गया? फिर तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, सिर्फ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। इसी नाम से ही क्या बना है, फार्मूला। तो सर इसका नाम पीवी रेशियो क्यों रखा गया? प्रॉफिट तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। तो चलिए बेटा बहुत ध्यान से समझना है इसको। दो कंपनी है बेटा, एक है हमारी कोका कोला और एक है बेटा हमारी पेप्सी, और दोनों ही क्या करती हैं बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक बनाती हैं। सर सॉफ्ट ड्रिंक क्यों लिख दिया? कई बच्चों को हार्ड ड्रिंक की याद आ गई होगी। आइए बेटा, इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखा। आइए बेटा, दोनों कंपनी क्या कर रही हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बना रही हैं। कहने का मतलब दोनों कंपनी क्या बना रही हैं बेटा, सेम प्रोडक्ट। दोनों कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, सेम है। दोनों क्या बना रही हैं, सॉफ्ट ड्रिंक। साथ साथ बेटा मान लेते हैं यहां पे सेल, दोनों कंपनी की जो सेल्स यूनिट है मान लो वो भी क्या है बेटा, सेम है। सेल्स यूनिट भी क्या है, सेम। इसने 10,000 बोतल बेची, मान लो पर बोतल कितने के हिसाब से, 30 रुपीज के हिसाब से। तो इसका सेल वैल्यू कितना होगा, 30,000, 3 लाख, 3 लाख रुपए। अब इसने भी कितनी बेची बेटा, 10,000। और आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक ले लो, चाहे वो कोका कोला हो चाहे पेप्सी, दोनों का रेट क्या होता है, सेम। तो इसका मतलब इन दोनों का सेलिंग प्राइस भी क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी क्या हो गया, सेम। कितना, 10 रुपए। तो ये आ गया बेटा यहां से, सॉरी 30 रुपीज। कितना आ गया बेटा, ये 3 लाख रुपए। ये आ गया 3 लाख रुपए। अब सेल में से बेटा हम क्या लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। अब बेटा ये जो कोका कोला कंपनी है, मान लो बेटा ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1965 में। हमने क्या करा बेटा, एज्यूम्ड करा है। कई बच्चे गूगल करके सर्च मारना शुरू कर देंगे, तो इसलिए हमने लिख दिया बेटा, क्या किया मैंने, ये एज्यूम्ड। और ये जो पेप्सी है ना, ये मार्केट में मान लो हमने एज्यूम्ड कर लिया अभी अभी आई है। इसका जन्म हुआ है 2000 मान लो 22 में। इसका जन्म कब हो गया, 2022 में। अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो हमारी कोका कोला है वो क्या है, एक ओल्ड कंपनी है। पेप्सी क्या है, एक न्यू कंपनी है। अब कोका कोला मार्केट से कब से है बेटा, 1965 से। तो बेटा 1965 से कोका कोला कंपनी कोल्ड ड्रिंक बना रही है। तो इतने सालों में, इतने साल हो गए बेटा, इतने सालों में इस कंपनी को सब कुछ पता होगा कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो पूरी इंडिया में सबसे सस्ता कहां पर मिलेगा। बोलो होगा या नहीं होगा, होगा। अब जितनी मार्केट की नॉलेज इस कोका कोला के पास है कि कौन सा मटेरियल कहां पे सस्ता है, कहां से खरीदना चाहिए, क्या बेटा उतनी नॉलेज इस पेप्सी कंपनी के पास होगी, नहीं। तो सस्ता दोनों में से कौन खरीद लेगा, कोका कोला। क्यों, उसके पास क्या है, मार्केट की डिटेल्ड नॉलेज है कि कहां से सस्ता मिलेगा। तो जब ये सस्ता खरीदेगा तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट एज कंपेयर टू पेप्सी क्या होगी, हाई या लो, लो होगी। तो बेटा इसने 10,000 बॉटल बेची है तो बनाई भी होगी।
मान लो बेटा इसकी बनाने में कॉस्ट है कितनी, 15 रुपए, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, 1,50,000। और इसने भी 10,000 बोतल बेची है तो बनाई भी होगी, और इसकी कॉस्ट मान लो कोका कोला कंपनी से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास उतनी डिटेल्ड नॉलेज अभी मार्केट की नहीं है कि सबसे सस्ता मटेरियल कहां से मिलेगा, अभी इसको इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो ये क्या करेगा, महंगा खरीदेगा। और महंगा कितना खरीद रहा है बेटा, 3 रुपए महंगा खरीद रहा है, तो इसकी कॉस्ट आएगी वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 1,80,000। अब यहां से देखो बेटा इनका क्या निकल के आएगा, कंट्रीब्यूशन इसका कितना है, 1,50,000, इसका 1,20,000। अब इसमें से लेस करते हैं बेटा फिक्स कॉस्ट। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों कंपनियां क्या कर रही हैं बेटा, सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, और सेम प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ नंबर ऑफ यूनिट भी क्या कर रही हैं, सेम प्रोड्यूस एंड सेम ही सेल कर रही हैं। तो जब दो कंपनियां बेटा सेम यूनिट बनाएंगी तो दोनों के अंदर दोनों का जो साइज होगा कंपनी का वो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, इक्वल होगा। जब तक इक्वल नहीं होगा जब तक सेम प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो बेटा इन दोनों कंपनी का अगर हमारा जो साइज है वो इक्वल होगा तो दोनों कंपनी की फिक्स कॉस्ट भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। मान लो दोनों की फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा, 1,00,000 रुपए। अब यहां से हमने क्या निकाला बेटा, दोनों का प्रॉफिट। इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, 20,000। हमने अब यहां से निकाला दोनों कंपनी का बेटा पीवी रेशियो। कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 150। सेल कितना है बेटा, 3 लाख इंटू 100 कितना आएगा बेटा, 50%। इसका चेक करो बेटा कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल वैल्यू कितना आ गया, 40%। अब ये चीज समझना बेटा, ये मेथड कह रहा था कि आपने ये जो रेशो निकाली थी, ये जो रेशो निकाली थी, ये रेशो, इस रेशो को देखो बेटा, ये रेशो कितनी आ गई, 50 और 40। तो ये कहता है जिस कंपनी का पीवी रेशो ज्यादा होगा उस कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए बेटा आप दोनों कंपनी की प्रॉफिट निकालने की जगह, आप देखो मैं प्रॉफिट निकालने की जगह बेटा यहीं पे ही दोनों कंपनी का क्या कर लेता, पीवी रेशो निकाल देता और देन डिसाइड कर लेता जिसका पीवी रेशो ज्यादा है उस कंपनी का प्रॉफिट वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से इस रेशो का नाम क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ये कंपेयर करके बताती है कि जिस कंपनी का ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो ज्यादा होगा उस कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए इसका दूसरा नाम रख दिया गया कि इस रेशो से आप प्रॉफिट के बारे में एस्टिमेशन लगा सकते हो। इसलिए इसका नाम क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ गया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब बेटा यहां पर दिक्कत क्या है, इस चीज को समझना। मैंने यहां पे कंपेयर करके बताया कि ये जो कोका कोला और पेप्सी कंपनी है, इन दोनों कंपनी में कोका कोला का बेटा क्या है, पीवी रेशो यानी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो ज्यादा है। तो जिस कंपनी का कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो या पीवी रेशो ज्यादा होगा उस कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ये जो मैंने एनालिसिस करा बेटा वो सब्जेक्ट टू अजम्पशन था। वो अजम्पशन क्या थी बेटा, दोनों कंपनियां क्या कर रही हो बेटा, सेम प्रोडक्ट बना रही हो, दोनों का सेल्स क्वांटिटी सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो और साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी क्या हो, सेम हो। जब ये सारी बातें बेटा कांस्टेंट होंगी तभी आप डिसीजन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पीवी रेशो कि जिस कंपनी का पीवी रेशो ज्यादा है उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसमें से बेटा एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो बेटा पीवी रेशो के बेस के ऊपर डिसीजन लेना आपके लिए क्या होगा, गलत साबित हो जाएगा। तो बेटा पीवी रेशो को जो प्रूफ किया गया था वो कुछ अजम्पशन लेके ही क्या किया गया है, प्रूफ किया गया कि अगर ये सब बातें कांस्टेंट रहेंगी तो ही बेटा हमारा पीवी रेशो का मॉडल क्या करता है,
वर्क करेगा, और जिस कंपनी का पीवी रेशो ज्यादा होगा तो हम बोल देंगे कि उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा आपको एग्जाम में कई बार बोलेगा बताओ किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, तो सबसे पहला फोकस कर देना बेटा कि बस ये ध्यान रखना एग्जाम के अंदर कि दोनों कंपनी की फिक्स कॉस्ट क्या होनी चाहिए, सेम। अगर फिक्स कॉस्ट सेम नहीं है तो बेटा फिर वहां पे कंपैरिजन पीवी रेशियो की बेस के ऊपर नहीं हो सकता। समझ में आती है सब बातें बेटा? तो हमारा पीवी रेशियो का बेटा, पीवी रेशियो नाम क्यों आया ये बात समझ में आई? पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या है बेटा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, और इसी रेशियो से हमने क्या बनाया, फार्मूला। बट हमें फार्मूला पढ़ने के बाद ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सर इसका नाम पीवी रेशियो दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्यों रखा गया, यहां तो कहीं प्रॉफिट हमें दिख ही नहीं रहा। तो बेटा फिर मैंने उस चीज को प्रूफ करके दिखाया कि जब हम दो कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं तो जिस कंपनी का पीवी रेशियो ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां तक कोई डाउट बेटा? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पे आपने यहां से कंट्रीब्यूशन का रिलेशन बना दिया किसके साथ, सेल के साथ। जो रिलेशन निकल के आया बेटा उसे हमने क्या बोल दिया, पीवी रेशियो। इसी तरह से बेटा मैं इस वेरिएबल कॉस्ट का भी तो रिलेशन, रिश्ता नाता बना सकता हूं किसके साथ, सेल्स के साथ। तो अगर मैं ये रिश्ता नाता बनाऊं बेटा तो यहां पर बेटा ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, ये भी 50%, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। यहां पर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये आ जाएगा आपका कितना, 60%। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बेटा 60% है, पीवी रेशियो 40% है, अगर सिर्फ रेशियो में लिख दिया मैंने रेशियो में लिख दिया वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना, 60%, तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल कॉस्ट का कितना है, 60%। क्या चीज होगी टोटल कॉस्ट की बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। देखो ध्यान से बेटा, मैंने क्या करा, वेरिएबल कॉस्ट का रिश्ता बनाया किसके साथ, सेल के साथ। ये आ रहा है 60%, तो ये बता रहा है कि अगर सेल 3 लाख की है तो बेटा मेरा वेरिएबल कॉस्ट उसका 60% कितना है, 1,80,000। तो ये जो बेटा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है बेटा ये बताती है कि ये जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सेल का कितने परसेंट है, 60%। अब देखो 60% वेरिएबल कॉस्ट था, और मैंने जब इस पीवी यहां से कंट्रीब्यूशन का रिश्ता बनाया, कंट्रीब्यूशन का रिश्ता बनाया किससे, सेल से, तो बेटा ये पीवी रेशियो कितना आ रहा है, 40%। निकाला है ना ये रहा बेटा, ये 40% नीचे, तो बेटा यहां से ये कितना है, 40% है यहां पे। तो ये बता रहा है कि जो सेल वैल्यू है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल वैल्यू का 40% है बेटा। तो हमारे को वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या बताती है कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेल का कितना है, 60%, और पीवी रेशियो जो 40% है वो बता रही है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल का कितना है, 40% है। अगर बेटा मैं इन दोनों को ऐड कर दूं कि 60% मेरा ये वेरिएबल कॉस्ट और 40% मेरा पीवी रेशियो, ये दोनों बेटा 100% सेल के बराबर होंगे या नहीं होंगे, बोलो होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो लिखो बेटा इस बात को नोट में, नोट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो ये इक्वल आएगा बेटा किसके, 100% सेल्स के। अब आप देख लो बेटा, पहले ये वाले केस में जब वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना था, 60%, और ये कितना है, 40%। देखो आ रहा है इक्वल 100%। अगर पहले वाला केस लूं तो यहां पे पीवी रेशियो कितना है, 50%, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कितना है, 50%। इन दोनों को भी ऐड कर दूंगा तो 100% सेल आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों का जो रिश्ता नाता है वो किससे बनाया है, सेल से। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इस सेल के हमने दो ही तो पार्ट करे, एक पार्ट को नाम दे दिया वेरिएबल और दूसरा पार्ट जो बच गया उसको
कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को दोनों को जोड़ दें तो सेल के बराबर आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। और यही चीज जब मैंने रेशो में कर दी तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो और कंट्रीब्यूशन का रेशो दैट इज पीवी रेशो दोनों इक्वल हो जाएगा किसके? 100% ऑफ सेल के बेटा। तो यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए किसी को। तो अभी तक बेटा मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाई। पहला क्या था बेटा? मार्जिनल कॉस्ट क्या था बेटा? एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से कंपनी को जो भी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। और वो जो कॉस्ट कंपनी बियर कर रही है वो पता लग गया हमारे को एनालिसिस करने के बाद वो किस नेचर की है? वेरिएबल नेचर की। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम आ गया वेरिएबल कॉस्ट। फिर मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? यहां से इनकम स्टेटमेंट, जहां पर हमने एक नया नाम सीखा कंट्रीब्यूशन। कैसे निकलता है? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट। अब ये कंट्रीब्यूशन नाम क्यों पड़ा ये भी समझ में आया? किसी को दिक्कत परेशानी? नहीं सर। फिर हमने पढ़ा बेटा पीवी रेशो, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। और इस नाम से ही इसका क्या हुआ? फार्मूला ड्राइव। फिर हमें पता नहीं लग रहा था कि सर ये जो फार्मूला है और ये जो नाम है दूसरे वाला, इससे इस नाम का क्या रिश्ता नाता है कि प्रॉफिट वॉल्यूम इसका नाम क्यों दिया गया? तो वो भी बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दिया कि जिस कंपनी का कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो मींस पीवी रेशो ज्यादा होगा उस कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, सब्जेक्ट टू अजम्पशन। फिर अब आपको मैंने बता दिया बेटा कि सेल के 2 ही पार्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। तो सेल के 2 पार्ट करें, एक वेरिएबल और दूसरा बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। तो बेटा जब मैं वेरिएबल और कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दूंगा तो दोबारा से सेल वैल्यू पे आऊंगा या नहीं आ जाऊंगा? आ जाऊंगा। तो मैंने बस उसी चीज को यहां पे रेशो में लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट को क्या लिख दिया? वेरिएबल कॉस्ट रेशो। कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन रेशो का नाम हमारे पास है क्या चीज? पीवी रेशो। तो जैसे ही इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम कहां आ जाएंगे बेटा? 100% सेल के ऊपर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी बेटा? नहीं सर। आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बेटा यहां पे लिखिए बीईपी। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। नाम सुना होगा बेटा ब्रेक इवन पॉइंट का। क्या होता है सर? एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो लिखिए पहले, इट इज अ पॉइंट at which there is no profit or no loss to the company. It is a point at which there is no profit or no loss to the company. हो गया नोट डाउन? चलिए मेरा आपसे एक सवाल है बेटा। आपने बचपन से पढ़ा है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और बीईपी पे हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। जब 0 हो जाएगा प्रॉफिट तभी तो बोलेंगे ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। तो बेटा हमारा बीईपी कहता है कि आपको क्या करना है? एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। और जबकि हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो आप मुझे बताओ क्या आपको ये बीईपी कभी कंपनी में देखने को मिलेगा? कंपनी का तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और बीईपी का ऑब्जेक्टिव क्या है?
नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। तो क्या कंपनी में ये देखने को मिलेगा? बोलो नहीं सर। बेटा ये सबसे ज्यादा देखने को आपकी जिंदगी में मिलेगा। अब जरा ध्यान लगाओ, कंपनी बीईपी कब निकालेगी? चलो थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में लेके चलता हूं। आज आपको ध्यान से देखना, मान लो बेटा ये कंपनी का प्रोडक्ट है वाई, ये है प्रोडक्ट वाई। सारे बच्चे यहां देख लें बेटा, ये है टाइम 0 1 2 3 4 5। यहां पर है इसकी बेटा सेल। अब जरा प्रोडक्ट वाई कंपनी ने, मान लो बेटा आज है पीरियड 0, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा। तो बेटा जब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो फर्स्ट ईयर में उस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को एक तो हमारी इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं होती। क्या आपको पता है पिछले 1 महीने में कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है? नहीं। हमारी इंडिया में क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस है। और दूसरा, अगर पता भी लग जाए और अगर कोई कॉस्टली प्रोडक्ट है तो हम आसानी से उसे खरीदते नहीं है। क्यों? पहले गूगल पे उसके रिव्यू आ जाएंगे, तब चेक करेंगे कि अच्छा है या प्रोडक्ट बेकार है, उसके बाद ही क्या करते हैं? परचेज। या फिर किसी हमारे दोस्त ने, रिलेटिव ने परचेज कर लिया हो तो पहले हम उसका फीडबैक लेंगे, देर आफ्टर हम सोचेंगे कि हमें परचेज करना है या नहीं करना। तो बेटा फर्स्ट ईयर में तो ज्यादातर हमारे इंडियंस लोग हेजिटेशन में ही रहते हैं, खरीदे या ना खरीदे। तो फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा सेल क्या होती है? कम। जब बेटा सेल कम है तो कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा? कम। तो चलो ध्यान से देखो, ये सेल फर्स्ट ईयर में बेटा बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ी होगी। मान लो फर्स्ट ईयर में धीरे धीरे सेल यही बढ़ी है। अब बेटा सेकंड ईयर में क्या होगा? अब जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रोडक्ट खरीदा है वो सारे अपने दोस्तों को, रिलेटिव को बता देंगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप भी खरीदो। गूगल पे भी डालेंगे तो जो रिश्ते नातेदार नहीं है वो लोग गूगल रिव्यू देखकर भी क्या करेंगे? खरीदना शुरू करेंगे। तो सेकंड ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में सबको पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो बेटा सेकंड ईयर से प्रोडक्ट की क्या होती है बेटा? सेल बढ़नी स्टार्ट होती है। अब सेकंड ईयर में एकदम से सेल बढ़ी, ये बूम पे आ गई हमारी सेल। अब जब सेकंड ईयर पे बेटा हमारा प्रोडक्ट पहुंच गया, सेकंड ईयर में हमारा प्रोडक्ट ने जैसे ही बूम पकड़ा तो बेटा सेकंड ईयर के एंड के ऊपर जब लोगों को पता लग गया ये प्रोडक्ट क्या हो गया है? मार्केट में सक्सेसफुल हो गया है, तो बेटा अब हमारे कॉम्पिटिटर क्या करेंगे? सिमिलर प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचेंगे। ध्यान से देखो, मेरा जो कॉम्पिटिटर है ना, जिस दिन मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करा था उसी दिन से वो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर निगाहें लगा के बैठा हुआ था कि ये प्रोडक्ट सक्सेस होगा या फेल होगा। तो फर्स्ट ईयर में तो किसी को नहीं पता लगेगा क्योंकि डिमांड, सेल सब क्या रहती है? कम। प्रोडक्ट सक्सेस हुआ या फेल हुआ इसका पता कब लगता है? सेकंड ईयर में। क्योंकि सेकंड ईयर में क्या होगा? अगर प्रोडक्ट की सेल एकदम से बढ़ी है तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में जिन्होंने गुड्स खरीदा है वो सारे कस्टमर इस प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड है, उन्होंने आगे रिकमेंड करी है सबको, तभी हमारे प्रोडक्ट की क्या हुई है? सेल बढ़ी है। तो सेकंड ईयर के एंड पे जाकर कॉम्पिटिटर को भी पता लग गया कि मेरा ये प्रोडक्ट क्या हो गया है? सक्सेसफुल। अब इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट विद एडिशनल फीचर कॉम्पिटिटर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, सेकंड ईयर के एंड पे कॉम्पिटिटर को पता लगा मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया है? सक्सेसफुल हो गया है। अब वो सोच रहा है कि वो भी क्या करेगा? सिमिलर प्रोडक्ट बनाएगा विद एडिशनल फीचर। तो बेटा जब तक वो बना के मार्केट में लॉन्च करेगा तब तक अगला 1 साल निकल जाएगा, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको प्लांट मशीनरी चाहिए, सारा उसका एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, लेबर अपॉइंट करनी पड़ेगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में लॉन्च करना। इस सब के अंदर बेटा 1 साल तो एटलीस्ट बीत ही जाएगा।
और इस 1 साल में हमारी सेल क्या होगी बेटा, और बढ़ेगी। तो हमारी सेल बेटा सेकंड और थर्ड ईयर पे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अब जैसे ही थर्ड ईयर एंड के ऊपर बेटा, थर्ड ईयर एंड पे अब हमारा कॉम्पिटिटर भी क्या करेगा, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा, और अब उसका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से क्या है बेटा, बेटर है, एडिशनल फीचर के साथ है। बट फर्स्ट ईयर में अभी भी लोग उसका प्रोडक्ट लेने में थोड़ा सा क्या करेंगे, हेजिटेट। तो मतलब थर्ड ईयर में आके बेटा अब सारे लोग अब मेरा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे या उसका भी खरीदेंगे, कुछ उसका भी खरीदेंगे। तो बेटा अब मेरी सेल बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जो यहां पर था वही सेल क्या होगी, कांस्टेंट, फोर्थ ईयर में भी रहेगी। और अगर बेटा सेकंड फर्स्ट ईयर में उसका प्रोडक्ट के बाद रिव्यू आएगा, और अगर उसका रिव्यू अच्छा हुआ तो उसकी सेल बढ़ेगी और मेरी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो बेटा हो सकता है अगर मैं अच्छा अपना मेंटेन भी कर लूं तो 1 साल में और मेंटेन कर सकता हूं, और उसके बाद ये धीरे धीरे कहां जाएगी, मेरी सेल डाउन के ऊपर चली जाएगी। और जब मेरे को सेल ज्यादा डाउन हो जाएगी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैं मार्केट से अपना प्रोडक्ट क्या कर लूंगा, विड्रॉ कर लूंगा यहां से। तो बेटा हर एक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ क्या होती है, अपनी लाइफ होती है। जैसे ही उसकी लाइफ खत्म होगी वो प्रोडक्ट मार्केट से क्या हो जाएगा, गायब। आपने देखा पहले जमाने में वो टीवी चलते थे वो बड़े बड़े से, हाँ डब्बे टाइप के, क्या आज दिखते हैं, नहीं। क्यों, उनकी लाइफ क्या हो गई, खत्म। उसके बाद क्या आया बेटा, यहां पर एलसीडी आए। एलसीडी में क्या था, आप उसको अगर इस मतलब डायरेक्शंस होती थी, सीधा बैठ के देखोगे तो दिखाई देगा, अगर आपने तिरछे में देखा तो दिखाई नहीं देता था। फिर वो भी गया, अब क्या आ गए, एलईडी आ गए। तो एलईडी की भी लाइफ है, इसके बाद एलईडी जाएगा और कुछ नया आएगा। तो बेटा हर प्रोडक्ट की क्या है, अपनी लाइफ होती है। अब जरा ध्यान से सुनना, जब मेरी कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करा तो पहले साल तो सेल कम थी, दूसरे साल ग्रो करा, तीसरे साल ग्रो करा। तीसरे साल यहां पर मुझे पता लग गया कि मेरा प्रोडक्ट्स का क्या आ गया बेटा, कॉम्पिटिटर ने सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। अब वो मेरे को मार्केट में क्या देगा, कंपटीशन देगा। तो अब मेरी सेल बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, कुछ पीरियड तक कांस्टेंट। जब तक उसका प्रोडक्ट पॉपुलर नहीं होता मेरी सेल क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे ही उसका पॉपुलर होगा लोग मेरा प्रोडक्ट छोड़कर अब उसका खरीदेंगे तो मेरी सेल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा अब मेरे लिए देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही मेरा प्रोडक्ट यहां पर पहुंच गया, मींस कॉम्पिटिटर ने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ गया, तो अब मेरे को यहां पे सोचना चाहिए था कि मेरे प्रोडक्ट की सेल क्या हो गई है, अब कांस्टेंट। अब ध्यान से सोचो बेटा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यहां तक जब तक थे बेटा हम, यहां तक तब तक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था। यहां पर आने के बाद क्या हो चुका है, वो कांस्टेंट। चलो अब मैक्सिमाइज भी नहीं हो रहा तो हमने मेंटेन करा हुआ है, लेकिन हमें आज ही दिख रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि 2 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जब मार्केट में प्रॉफिट कंपनी का कम होगा तो रूमर फैल जाएगा कि इस कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया है, कम। अगर बेटा आज रिलायंस कंपनी, अदानी ग्रुप, टाटा कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कम हो जाए तो मार्केट में रूमर आ जाएगा कि ये कंपनी, टाटा कंपनी, अदानी कंपनी, रिलायंस किस में जा रही हैं, लॉस में जा रही हैं। जब लॉस का नाम सुनता है तो बेटा लोग जिनके पास शेयर होंगे वो सारे के सारे क्या शुरू कर देंगे, बेचना शुरू कर देंगे और प्राइस एकदम से और गिर जाएगा। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर को भी लॉस होगा और साथ साथ कंपनी की गुडविल को भी क्या होगा, लॉस होगा। तो कंपनी कभी भी अपने प्रॉफिट को डाउनफॉल की तरफ जाने नहीं देती। बट जरा ध्यान से सुनना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा आपको भी पता है कि ये 2 साल तक प्रॉफिट क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा, गिरेगा। तो गिरने से पहले इस प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। बोलो यस और नो। तो कंपनी क्या करेगी बेटा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेगी, एक नए प्रोडक्ट के बारे में सोचेगी। किसके बारे में सोचेगी, नए प्रोडक्ट। कि नए प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, सोचते हैं और किसी भी तरीके से यहां तक इसको क्या कर देंगे हम, लॉन्च।
अब जैसे ही लॉन्च होगा तो उसके लिए पहला साल तो ये क्या होगा बेटा, कम सेल होगी। तो अगर नए प्रोडक्ट की कम भी सेल होगी तो हमारा जो एग्जिस्टिंग वाला है वो तो अभी हमारे को प्रॉफिट दे ही रहा है, तो हमें तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या बोला, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी नए प्रोडक्ट के बारे में सोचती है कि कौन सा बनाना है, और इस एक साल में डिसाइड कर लेगी कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बेचना है, सारी स्ट्रेटजी, और यहां पर उसे लॉन्च करेगी। तो पहले साल तो उस कंपनी की सेल कम होगी, सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम। तो नए प्रोडक्ट से प्रॉफिट कम है, बट हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उससे तो अभी भी प्रॉफिट कांस्टेंट आ रहा है, तो कंपनी के प्रॉफिट पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही बेटा ये साल खत्म होगा तो एग्जिस्टिंग वाले से तो प्रॉफिट क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज, बट ये नए वाले से क्या होगा, इंक्रीज। तो कंपनी का क्या होगा बेटा, ये कांस्टेंट प्रॉफिट मेंटेन होगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग डाउन हो रहा है, न्यू वाला बूम पकड़ रहा है। तो कंपनी अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए बेटा इस वाली स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में क्या करती है, एक नए प्रोडक्ट को क्या कर देती है, लॉन्च कर देती है, जिससे जैसे ही मैच्योरिटी स्टेज खत्म होकर डिक्लाइनिंग स्टेज में आएगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तब तक हमारा न्यू प्रोडक्ट मार्केट में बूम कर चुका होगा, जिससे कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंपनी बेटा हर 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर क्या करती है, नया प्रोडक्ट लेके आती है। तो बेटा हर 3-4 साल के बाद आपको दिख जाएगा कि आपकी कंपनी क्या लेके आ रही है, नया प्रोडक्ट लेके आ रही है बेटा। यहां तक समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, नया प्रोडक्ट, ध्यान से सुनो बेटा, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं, दोबारा से बना दूं समझाने के लिए बेटा। बातें नहीं बेटा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बेटा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी नए प्रोडक्ट के बारे में सोच रही है, एक साल तक सोचती रही, डिसाइड हो गया कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। अब पहले साल जब ये नया प्रोडक्ट आएगा, न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च करा है बेटा, न्यू प्रोडक्ट, उसकी सेल फर्स्ट ईयर में ज्यादा होगी या कम, कम। और फर्स्ट ईयर में बेटा कॉस्ट ज्यादा होती है या कम, ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा सेल कम। तो बेटा फर्स्ट ईयर में हो सकता है नया प्रोडक्ट कंपनी को क्या दे दे, लॉस। अगर बेटा नए प्रोडक्ट ने लॉस दे दिया तो नया प्रोडक्ट से लॉस, और हमारा जो पुराना था वो तो अभी भी क्या देगा, कांस्टेंट। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट एग्जिस्टिंग से तो कांस्टेंट है, नए वाले ने लॉस दे दिया तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रॉफिट कम हुआ तो अभी बताया था मार्केट में हाहाकार मच जाएगा कि कंपनी किस में जा रही है, लॉस में। तो कंपनी के सारे शेयर लोग बेचना शुरू कर देंगे, कंपनी की एकदम गुडविल क्या हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी बेटा यहां पे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि ये जो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, हमें इससे लॉस ना हो, क्योंकि अगर इससे लॉस हुआ तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा हुआ तो कंपनी की गुडविल क्या होगी बेटा, क्रैश कर जाएगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि नया प्रोडक्ट फर्स्ट ईयर में अगर प्रॉफिट नहीं दे सकता तो कम से कम हमें लॉस भी ना दे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चाहते हैं बेटा, कि नया प्रोडक्ट फर्स्ट ईयर में अगर प्रॉफिट नहीं दे सकता तो हमें एटलीस्ट लॉस भी ना दे। तो इसके लिए वो क्या करेंगे बेटा, आप कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इस नए प्रोडक्ट की कितना यूनिट हम सेल करें। आपसे क्या पूछ रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप बेटा कॉस्ट अकाउंटेंट से, कि बताओ इस न्यू प्रोडक्ट की कितना यूनिट बनाकर सेल करें जिससे हमें इस नए प्रोडक्ट से ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको सब कुछ बता दिया कि नए प्रोडक्ट से फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट तो पॉसिबल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी ना हो। तो इसके लिए आप हमें यह बता दो एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर के अंदर हमें नए प्रोडक्ट का कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा। तो बेटा आपसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं कि बीईपी निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट, किसके टर्म में बेटा,
यूनिट्स की टर्म में। तो पहला हम बीईपी निकालेंगे बेटा किसकी टर्म में, यूनिट्स की टर्म में। तो बेटा हम जो बीईपी निकालेंगे तो डायरेक्टर के कहने पे हमने पहला बीईपी यानी एक वो सेल्स यूनिट बता दिया जिसके ऊपर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो बेटा उस सेल्स यूनिट को हम क्या बोलेंगे, बीईपी यूनिट्स। समझ में आया। अब देखो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरे तरीके से भी बोल सकते थे, वो आपसे सेल्स यूनिट की जगह ये पूछ देते कि बस आप ये बताओ कि नए प्रोडक्ट का टोटल सेल कितना होना चाहिए, सेल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जिससे ना तो हमें प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो बेटा डायरेक्टर हमसे दो तरीके से पूछेगा, या तो पूछेगा वो कितना यूनिट बनाकर बेचें या फिर कितने अमाउंट का सेल करें जिससे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही हमें लॉस हो। तो बेटा हम जो बीईपी निकालेंगे वो दो तरीकों से निकालेंगे, एक तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट और दूसरा इन टर्म्स ऑफ रुपी, इन टर्म्स ऑफ रुपी। अब अगर किसी बच्चे ने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो बेटा उसे कुछ चीज समझ आई होगी कि ये जो बीईपी यूनिट्स है ना, ये बीईपी यूनिट्स रिप्रेजेंट क्या कर रही है, इतना यूनिट हमें बनाकर बेचना है, सेल्स यूनिट की इतना तो हमें सेल करना है। और ये जो बीईपी रुपी में निकालेंगे ये क्या है बेटा, सेल वैल्यू की, इतना अमाउंट का अगर हम सेल करते हैं तो इस सेल अमाउंट के ऊपर हमें ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस। तो बेटा बीईपी अपने आप में कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है सेल को। अगर आपने बीईपी यूनिट में निकाला तो ये बता रहा है कि इतना यूनिट बनाकर सेल कर दो जिससे ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस। सेल आपने अमाउंट में निकाला, बीईपी अमाउंट, ये बता रहा है इतने अमाउंट का सेल कर दो और उस अमाउंट के ऊपर ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस। तो बेटा बीईपी किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को, आइदर इन यूनिट्स और इन अमाउंट। बेटा याद रहेगा। तो क्वेश्चन में लिखा आएगा कई बार बीईपी इन रुपी 20 लाख, तो समझ जाना वो 20 लाख क्या है, सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू एक ऐसा सेल वैल्यू जिसके ऊपर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। बेटा समझ में आया। अब बेटा इसका निकालेंगे कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब तो कॉस्ट अकाउंटेंट को बोल के चले गए कि भाई साहब प्लीज आप बताइए कि हम कितना यूनिट बनाकर सेल करें जिससे ना तो हमें प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। कैसे निकालोगे, तो जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पे सारे बच्चे, आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए और उन्होंने बताया कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट जेड। प्रोडक्ट जेड हमारा नया प्रोडक्ट है और हमने इसको सारा सर्च कर लिया है कि अगर हम इसको बनाकर मार्केट में बेचेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20 रुपये। बनाने में वेरिएबल कॉस्ट लगेगी कितनी, मान लो 14 रुपीज, और हमारी जो पर ईयर फिक्स कॉस्ट आएगी मान लो वो आएगी कितनी, 60,000 रुपये। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या बताया कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जेड नाम है उसका, सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपये, बनाने में कितना लग रहा है 14 रुपये, फिक्स कॉस्ट कितनी है 60 रुपये। आपसे पूछा कि बस ये बता दो कि हम कितना यूनिट सेल करें फर्स्ट ईयर के अंदर जिससे ना तो हमें प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। अब आपको बताना है बेटा, तो आप कैसे निकालोगे, तो आपने यहां पे करा लेट द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड बी एक्स, और आपने एज्यूम कर लिया इसी पे एट विच प्रॉफिट विल बी कितना होगा, प्रॉफिट विल बी 0। तो अब आपने बनाया यहां से बेटा इनकम स्टेटमेंट कि अगर कंपनी एक्स यूनिट बनाकर बेचती है तो कंपनी को क्या होगा बेटा, 0 प्रॉफिट होगा, यानी बीईपी लेवल अचीव हो जाएगा। तो आपने यहां लिखा बेटा सेल कितना करा है बेटा हमने, एक्स यूनिट का, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना है 20, तो कितना आएगा बेटा ये 20x। अब सेल में से लेस क्या करते हैं बेटा हम, वेरिएबल कॉस्ट। एक्स यूनिट बेचा है तो एक्स यूनिट बनाया भी होगा, और बनाने में कितना लगता है 14 रुपीज, तो कितना आएगा
14x, तो यहां से बेटा मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया कितना 6x। अगर मेरा फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे कितना यहां से 60,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा। प्रॉफिट हमने एज्यूम नहीं करा ऊपर, कितना होगा अगर x यूनिट बेचेंगे तो 0। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां तक कोई दिक्कत भाई, प्रॉब्लम है कोई, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है? आप ही दोनों हंस रहे हो, बात कर रहे हो क्लास के अंदर, बाकियों को तो हिम्मत भी नहीं है। एक टीचर पढ़ा रहा है, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। आपकी स्कूलिंग के सारे मैनर्स दिखाते हैं ये सब चीजें। आइए बेटा, कंट्रीब्यूशन निकालने का बेटा एक तरीका मैंने आपको बताया था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा तरीका है बेटा यहां से कंट्रीब्यूशन निकालने का फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और दोनों से आंसर क्या आता है बेटा सेम। तो आपने पहले वाले से निकाला, यहां से ऊपर से जब माइनस करा था तो कितना आ रहा है ये 6x। ये 6x बेटा इक्वल होगा किसके, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, दैट इज 60,000 प्लस 0। तो यानी ये 6x हमारा इक्वल आ गया किसके बेटा 60,000 के। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाय 6, कितना 10,000 यूनिट्स। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 60,000 मेरा क्या है फिक्स कॉस्ट। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 6 रुपए क्या था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको ऊपर बताया था सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कंट्रीब्यूशन। अगर सेल वैल्यू मैंने पर यूनिट ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले लिया, तो कंट्रीब्यूशन भी क्या आएगा बेटा पर यूनिट आएगा। तो यहां से ये 6 रुपए मेरा क्या आ रहा है बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, क्या बोलेंगे इसे अब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बेटा यहां से हमारा 6 रुपीज क्या है ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां से हमारा देखो ये फार्मूला आ गया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारा यहां से फार्मूला निकल के आ गया बेटा, फार्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सीपीयू कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा यहां से हमारा फार्मूला आ गया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू। हो गया नोट डाउन या प्रिंटिंग जारी है अभी? सर प्रिंटिंग जारी है अभी। हो गया? आइए बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, यहां से हमने आंसर निकाला बेटा कितना 10,000 यूनिट। अब जरा 10,000 यूनिट पे चेक करो क्या प्रॉफिट सच में 0 आ रहा है। तो हमने यहां लिख रहा हूं बेटा वेरिफिकेशन, मैं अपने आंसर का आपको वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूं। मैंने बोला आप सेल कितना करो 10,000, और बेटा 10,000 बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपए, तो सेल वैल्यू आएगी कितनी 2 लाख रुपए। लेस करेंगे बेटा वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 यूनिट बेचा है तो बनाया भी होगा, और एक यूनिट को बनाने में कितना लगता है 14 रुपीज के हिसाब से कितना 1,40,000। कंट्रीब्यूशन कितना 60,000, इसमें से लेस कर दो बेटा फिक्स कॉस्ट कितनी 60,000। तो देखो प्रॉफिट आ रहा है मेरा नील, दैट इज ये नीली क्या है मेरा बीईपी है। तो बेटा अगर मेरे को 0 प्रॉफिट चाहिए मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे को कितना यूनिट बेचना पड़ेगा 10,000। कैसे निकाला 60,000 डिवाइडेड बाय 6, ये 60,000 क्या था बेटा मेरा
फिक्स कॉस्ट, और ये 6 रुपीज क्या था, सीपीयू। तो फार्मूला बना बेटा हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू। बोलो इसमें कोई दिक्कत? आपको तो बेटा सिर्फ फार्मूला याद करना है। बच्चों के मन में आया कि सर ये फार्मूला आया कहां से था, तो देखो बेटा मैथमेटिकली मैंने ड्राइव करके आपको बता दिया कि ये फार्मूला अल्टीमेटली जाकर बनेगा क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू। इसमें कोई दिक्कत? अब दूसरा पॉइंट बेटा यहां पे कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमसे पूछ ले कि सेल यूनिट की जगह क्या पूछ ले हमसे, सेल अमाउंट, कि कितने का हम सेल करें फर्स्ट ईयर में जिससे हमें नए प्रोडक्ट से ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तो अब हमें सेल वैल्यू निकालनी है बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में यही डेटा हम ले रहे हैं बेटा यहां पे। ऐसी सिचुएशन में देखो आपको क्वेश्चन सेलिंग प्राइस कितना था, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 14, तो ये वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितना है बेटा 70%। तो जब रुपीस में बोलेगा ना तो बेटा वो आपको इंफॉर्मेशन फिर रेशो में देगा। तो आपको बोलेगा कि आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना है 70%। अब आपने अभी पढ़ा था बेटा कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो प्लस पीवी रेशो इक्वल होता है किसके बेटा 100% सेल के। अगर सेल का वेरिएबल कॉस्ट रेशो 70% है तो बेटा इंप्लाइड है ना पीवी रेशो कितना होगा 30%। तो यहां पर हमारा पीवी रेशो कितना आएगा बेटा 30%। हमें क्वेश्चन में सिर्फ दिया क्या हुआ है वेरिएबल कॉस्ट रेशो, कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना है 70% और फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी 60,000 रुपए। ध्यान से देखना बेटा, लास्ट टाइम इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्पल था उसमें यही तो दी हुई थी। सेलिंग प्राइस कितना लिया था अभी मैंने, भूल गए? ये देख लो 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 14, फिक्स कॉस्ट कितना 60,000। यही चीज यहां लेके आया, सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 14, फिक्स कॉस्ट 60,000। बस जब अमाउंट में बोलेगा तो क्वेश्चन आपको बेटा ये पर यूनिट ना देकर इंफॉर्मेशन देगा किसमें परसेंटेज के अंदर। तो यहां से वेरिएबल कॉस्ट रेशो का हमने परसेंटेज बता दिया कितना है वो 70%। तो क्वेश्चन यहां पे हमें डेटा देगा सिर्फ ये वाला कि आपका फिक्स कॉस्ट है कितना 60,000 और वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना है 70%। और आपसे पूछेगा क्या निकालो बीईपी, अमाउंट बताओ बीईपी का अमाउंट कितना होगा। तो बेटा अब हमें पता है अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो 70% है तो हमने यहां से पता लगा लिया कि हमारा पीवी रेशो कितना होगा 30% होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बीईपी निकालो और किस में निकालना है अमाउंट में, और बीईपी अमाउंट ही क्या है हमारा सेल्स अमाउंट है। तो हमसे डायरेक्टर ने पूछा एक ऐसा सेल्स अमाउंट बताओ जिसपे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो अब हमारे को सेल अमाउंट बताना है, तो इस बार हम लेट कर देंगे बेटा यहां पे लेट द सेल वैल्यू बी एक्स। पिछली बार उसने हमसे क्या पूछा था यूनिट, तो हमने सेल्स यूनिट को लेट कर लिया था एक्स। इस बार उसने सेल्स यूनिट की जगह क्या पूछा हमसे सेल अमाउंट सेम वैल्यू, तो हमने सेल को क्या कर दिया लेट कर दिया एक्स और लिख दिया बेटा इसके ऊपर एट विच प्रॉफिट कितना होगा हमें प्रॉफिट विल बी 0। तो हमने यहां पे लिखा बेटा सेल। अब हम सेल कितने की करेंगे एक्स की। वेरिएबल कॉस्ट बेटा वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितना है 70%, तो कितना आ जाएगा 0.70 एक्स। तो मेरा यहां से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा 0.30 एक्स। लेस करूंगा यहां से फिक्स कॉस्ट कितना बेटा यहां से 60,000 और मेरा प्रॉफिट आ जाएगा बेटा कितना यहां से 0। तो यहां से बेटा वही चीज देखो, पहला कंट्रीब्यूशन हमने जो निकाला सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट वो कितना आ रहा था 0.30 एक्स, और ये कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, और वो कितना आ जाएगा बेटा 60,000।
अब आप x की वैल्यू यहां से निकाल लो, 60,000 डिवाइडेड बाय 0.3, बोलो कितना, कितना, 2 लाख रुपए। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो मैंने आंसर निकाला 2 लाख रुपए, कैसे निकाला, तो ये 60,000 क्या था मेरा फिक्स कॉस्ट, ये 0.3 का मतलब 30% होता है या नहीं होता, होता है, और ये 30% बेटा हमारा क्या था, पीवी रेशियो। तो बेटा हमारा फार्मूला बना आकर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फार्मूला लिखेंगे बेटा पहले यहां पे, फिर इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो अमाउंट के केस में बेटा हमारा फार्मूला आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो बेटा। हो गया। आइए अब चेक करते हैं क्या सच में इस 2 लाख की सेल के ऊपर हमें प्रॉफिट 0 होगा। तो लो बेटा हमने क्या करा, यहां से वेरिफिकेशन, हमने बोला कि सेल कर दो कितना, 2 लाख रुपए का। सेल में से लेस क्या करते हैं बेटा प्रॉफिट निकालने के लिए, पहले वेरिएबल कॉस्ट, सेल का कितना है 70%, कितना आएगा 1,40,000, कंट्रीब्यूशन कितना बेटा 60,000, यहां से हम लेस क्या करेंगे बेटा फिक्स कॉस्ट कितना 60,000। तो बताओ बेटा मेरा प्रॉफिट कितना, तो 2 लाख की सेल के ऊपर बेटा मेरा प्रॉफिट नील, यानी बीईपी अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये 2 लाख की जो सेल वैल्यू है यही मेरे लिए क्या है बेटा, बीईपी है, यही क्या है मेरा बीईपी, यानी एक ऐसा सेल अमाउंट जिसपे कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो बेटा हमने यहां से निकाला कैसे है, अगर हमारे को यूनिट्स में निकालने को बोलेगा कि ऐसा सेल्स यूनिट बताओ जिसमें कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो बेटा फिर फार्मूला क्या लगेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर वो बोले कि यूनिट की जगह किस में निकालो, अमाउंट में, तो बेटा फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। इसमें कोई दिक्कत बोलिए, नहीं सर। आइए एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं आज। आपसे पूछ रहा हूं बेटा, आपने पीवी रेशियो मुझसे अभी पढ़ा, मान लो कंपनी 10,000 यूनिट बेच रही है, सेल्स 10,000 यूनिट और 20,000 यूनिट। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है बेटा पीवी रेशियो सेम रहेगा यहां से, या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज होगा, जो भी यहां पर परसेंटेज है जो भी होगी। पीवी रेशियो बेटा यहां से मान लो अभी 10,000 के ऊपर ये x% है, तो बेटा अब ये x से इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, सेल तो बढ़ रही है बेटा, सेल बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट क्या होता है बेटा बढ़ता है। बट मैं प्रॉफिट नहीं क्या पूछ रहा हूं, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो यहां पे x% है, ये बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट, क्या होगा। अब जरा ध्यान से देख लेना बेटा, अब ध्यान से देखो, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। देखो मैं यहां पे आपको डिटेल एनालिसिस सिखा रहा हूं। सेलिंग प्राइस है मेरा 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है बेटा कितना 6 रुपए। मान लो प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं हम, कि प्रोडक्ट ए जो है वो 10 रुपए में सेल होता है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 रुपए, और साथ साथ कंपनी का फिक्स कॉस्ट है बेटा मान लो कितना 20,000। अब वो हमसे कह रहा है बेटा सेल 1 यूनिट करें, दूसरा ऑप्शन है हम कितना कर दें 10,000 यूनिट, और तीसरा ऑप्शन हमने कितना ले लिया 20,000 यूनिट। आपने यहां से निकाला बेटा सेल, तो एक का तो सेल प्राइस कितना रहेगा 10 रुपए, 10,000 यूनिट का सेल कितना होगा बेटा यहां पे अमाउंट
1 लाख, यहां पे कितना आएगा 2 लाख। लेस करो यहां से वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, 10,000 की कितनी होगी 60,000, 20,000 की कितनी 1,20,000। तो यहां से मेरा निकल के आ जाएगा बेटा कंट्रीब्यूशन, पहले केस में कितना 4, दूसरे में 40, तीसरे में 80,000। कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा, बट मैं बात कंट्रीब्यूशन की नहीं, किसकी कर रहा था पीवी रेशियो की। कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। यहां देखो कंट्रीब्यूशन 4, सेल वैल्यू 10, कितना परसेंट था 40। यहां पर देखो कंट्रीब्यूशन 40,000, सेल वैल्यू कितना है 1 लाख इंटू 100, अभी भी कितना 40। यहां पर देखो कंट्रीब्यूशन 80,000, सेल वैल्यू कितना 2 लाख, अभी भी कितना 40। तो बेटा हमारा पीवी रेशो चाहे आप 1 यूनिट पे निकालो चाहे जितने मर्जी यूनिट पे निकालो, इट विल रिमेन सेम। ये कब तक सेम रहेगा, कब तक सेम रहेगा, जब तक बेटा ये सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कांस्टेंट हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में चेंज हो गया तो उसी टाइम पीवी रेशो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारा, उसी टाइम पीवी रेशो क्या हो जाएगा, चेंज। जरा ध्यान से देखना बेटा, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर मैं आपसे बोलूं कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, तो आप बताओगे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसी फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता था, कंट्रीब्यूशन की जगह सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो बेटा यहां पर मेरे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा क्या सेल। तो जब तक ये दोनों कांस्टेंट हैं तब तक तो रेशो क्या रहेगी, सेम। जैसे ही इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में चेंज आएगा तो उसी टाइम मेरा पीवी रेशो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप यहां पर देखो बेटा, आपने यहां पर भी सेल करा था 10,000 यूनिट को, कितने में 6 रुपए में। यहां वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, सॉरी सेल है 10 में, और वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी कितने में 6 रुपए में। यहां भी देखो 20,000 बेचा है बट सेलिंग प्राइस कितना है 10, और यहां पर भी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6। तो बेटा हर एक ऑल्टरनेट में देखो सेलिंग प्राइस और आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या चल रहा है, सेम। जब तक ये रिलेशन सेम है, जितनी मर्जी यूनिट पे निकाल लो, आपका पीवी रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पीवी रेशो का सेल्स यूनिट के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता, उसका सिर्फ लेना देना किससे है, वेरिएबल कॉस्ट और सेल से बेटा। अगर इन दोनों में सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हुआ तो पीवी रेशो चेंज होगा। अदरवाइज आप 1 यूनिट पे निकालो, 10,000 पे निकालो, 5 करोड़ पे निकालो या 5 अरब यूनिट पे निकालो, इट विल रिमेन सेम। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत बेटा, नहीं सर। पढ़ाऊं आगे या अगली क्लास में, सर अगली क्लास में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।